आज का हमारा टॉपिक है, हम शुरू करेंगे स्ट्रीमलाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के साथ। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा फ्लो होता है जिसमें हर एक पार्टिकल की जो स्पीड है, ठीक है, वो हर मूवमेंट पे आपकी सेम रहेगी। जैसे मान लो आपका फ्लो हो रहा है लिक्विड का, पी के ऊपर जो पी पॉइंट है यहाँ पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी v1 होगी। तो जितने भी पार्टिकल जब पी पे पहुंचेंगे उन सबकी वेलोसिटी पी पे कितनी होगी, v1। और क्यू पे अगर v2 है तो हर एक पार्टिकल जो भी यहाँ से पास करेगा क्यू पे उसकी वेलोसिटी v2 होगी। और इसी तरह जब r पे वो सभी पार्टिकल पहुंचेंगे तो उनकी वेलोसिटी v3 होगी। तो इस तरह का मोशन जिसमें पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, सेम है सभी पार्टिकल की। तो जब वो फ्लो कर रहे हैं तो ऐसे मोशन को हम स्ट्रीमलाइन मोशन कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फ्लो आता है लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, आपकी जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करेगा और हर एक लेयर में जो लिक्विड की स्पीड होगी वो सेम होगी। जैसे मान लो यहाँ पे अगर स्लो चल रहा है तो सारे पार्टिकल स्लो स्लो चलेंगे, यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा, और सेंटर में बहुत ज़्यादा स्पीड पे लिक्विड चलता है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल इसके अंदर जो चल रहे होंगे वो सारे स्ट्रीमलाइन होंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अगले वाली लेयर की स्पीड थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होगी, इसमें थोड़ी अलग होगी, लेकिन सभी पार्टिकल जो इसके होंगे वो सेम होंगे आपस में। फिर इस लेयर की स्पीड थोड़ी कम है तो लेकिन सभी पार्टिकल की जो जो पार्टिकल इसमें से चल रहे होंगे उन सब की अपनी स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं लेयर्स में आपका लिक्विड चलेगा, वो आपस में ओवरलैप नहीं करती हैं लेयर्स। ये भी ध्यान में रखना है कि इस लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरी लेयर में नहीं एंटर करेंगे, चलेंगे बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को जिसमें लिक्विड की लेयर्स बनी होती हैं और डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट स्पीड हो, उस तरह के फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कह देते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है इसमें टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में होता है जैसे बाढ़ आ जाती है, आप बाढ़ देखते हो, पानी कैसा होता है, ऊपर नीचे उछलता हुआ चलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेयर्स मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। लेयर्स का जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो डिसऑर्डर होगी, मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल बराबर स्पीड से चल रहे हैं, कोई ज़्यादा से पीछे से स्लो आ रहा है तो उससे पीछे वाला और स्पीड से आएगा और उसको ऊपर से जंप करके निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं। फिर इसमें एक और टॉपिक रहता है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करती है आपके फ्लो ऑफ लिक्विड को। अगर किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी से उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कम आ रही है तो दैट मीन्स आपका क्या है, जो फ्लो है वो कैसा होगा, आपका स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो आपका फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रेनॉल्ड नंबर की। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर हमें बताता है कि आपका जो फ्लो है वो कैसा है, वो आपका स्ट्रीमलाइन है या आपका टर्बुलेंट है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर विच डिटर्मिन्स द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। According to Reynolds, the critical velocity of a liquid flowing through a tube of diameter d is given by। तो ये आपने डायरेक्ट रिलेशन याद करना है, आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन दिया गया है एन आर ईटा अपॉन रो डी। तो एन आर यहाँ से क्या आ जाएगा, रो डी वी सी अपॉन एन, ठीक है, ईटा सॉरी। तो ये वी सी क्या है, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी, डी हो गया डायमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो आ गई, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका आ गया ईटा, लिक्विड का की कितनी विस्कोसिटी है। तो वेयर एन आर इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, ये आपका रेनॉल्ड नंबर है। इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 0 to 2000, अगर रेनॉल्ड नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है तो आपका जो फ्लो होगा वो या तो स्ट्रीमलाइन होगा या हम उसको लैमिनार भी कह देते हैं, ठीक है, जबकि थोड़े से डिफरेंट रहते हैं दोनों। और अगर आपकी जो वैल्यू है एन आर की वो 3000 से ऊपर है, बड़ी है, तो आपका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। फिर बच क्या गया, बच गया 2000 से 3000 के बीच का फ्लो। तो जब नंबर आपका 2000 से 3000 होगा तो फ्लो आपका अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि वो आपका स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, वो कभी बीच में टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि 2000 से 3000 के बीच में आपका फ्लो कैसा होगा, ठीक है। फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ले लेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड का, और ट्यूब ए बी ले लेंगे ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ कि कहीं से वो मोटी होगी कहीं से पतली होगी, जैसा कि मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये ए सेक्शन में एंटर कर रहा है आपका लिक्विड और बी सेक्शन से बाहर आ रहा है। तो आप देख लो
ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है और बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं A1 A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फिर ये कहता है कि हम एज्यूम करते हैं कि V1 और V2 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, और हम लिक्विड की डेंसिटी भी डिफरेंट मान लेते हैं कि A के ऊपर वो ρ1 है, B के ऊपर ρ2 है, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है, लिक्विड की डेंसिटी सेम ही रहती है, लेकिन हम शुरू में इसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो डिफरेंट है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए पे जो A पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपका लिक्विड कितना एंटर कर रहा है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो वो आ जाएगा A1 और V1 आ गया उसका वॉल्यूम, ठीक है। फिर मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए, मास के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है आपका, मास, तो वॉल्यूम है A1 V1 और डेंसिटी क्या है ρ1। सिमिलरली मास ऑफ द लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट बी, आपका जो लिक्विड का मास है वो बी पे कितना निकल रहा है बाहर को, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है आपका, तो कितना बाहर आ रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा A2 V2, A2 मतलब है आपका एरिया उस ट्यूब का उस पॉइंट पे, और V2 जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हमने ρ2 ले ली। अब ये कहता है कि अगर कोई लॉस ऑफ लिक्विड ना हो, ट्यूब में कोई छेद ना हो या ट्यूब कोई वाटर एब्जॉर्ब ना कर रही हो, लिक्विड एब्जॉर्ब ना कर रही हो, तो जितना इस पाइप से लिक्विड एंटर करेगा उतना ही यहाँ से बाहर भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो लिक्विड एंटरिंग एट ए शुड बी इक्वल टू लिक्विड लीविंग एट बी, तो A1 V1 ρ1 शुड बी इक्वल टू A2 V2 ρ2, ठीक है। इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल देन डेंसिटी आपकी सेम होनी चाहिए, जैसा कि हमने कहा कि जनरली डेंसिटी सेम ही रहती है, तो हम ρ1 और ρ2 को इक्वल ले लेंगे, तो इट मीन्स वो कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो A V कितना आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन से हमें मिला क्या, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली और आगे प्रूव करना चाहूँ यहाँ से आगे, तो हम कहते हैं जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी एरिया के, ठीक है। वेलोसिटी का एरिया से क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन। तो मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको कहूँगा, कभी अगर आपने क्यारियों में पानी दिया होगा तो आपको लगता है कि मुझे क्यारी में पानी और आगे तक भेजना है, तो आप क्या करते हो, आगे से पाइप को थोड़ा दबा देते हो, अपने अंगूठे से या उंगली से दबाते हो, तो क्या होता है, पानी का फ्लो थोड़ा और आगे चला जाता है। ऐसा क्या वो आगे क्यों गया, क्योंकि आपने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। तो अगर आपने वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो आपको पाइप का एरिया कम करना पड़ेगा, यही ये आपका रिलेशन कहता है कि अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने एरिया कम रखा है, तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, और यहाँ पे एरिया पाइप का बड़ा है, तो यहाँ से जो लिक्विड एंटर कर रहा होगा वो धीरे धीरे एंटर करेगा, उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपने अच्छे से समझ लेना है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।